सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2026 के मार्च या तो अप्रैल के महीने में। लेकिन अभी से बंगाल की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। ममता बनर्जी का पारा बहुत हाई दिख रहा है इस वक्त में। इसके भी रीजंस है। क्यों? ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले एक बयान दिया जिसको लेके पॉलिटिक्स में गर्मी लग गई बंगाल के अंदर में। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से इनडायरेक्ट धमकी देते हुए ये कहा कि आग से मत खेलिए, यहां पे एसआईआर प्रक्रिया करने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से प्रेशराइज कर रही है कुछ एजेंटों को, जबकि बीजेपी की तरफ से पूरी तरह ममता बनर्जी को लताड़ा गया एक तरीके से और ये कहा गया कि नाम बताओ उन एजेंटों का जिनकी बारे में आप बात कर रहे हो, और इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वेस्ट बंगाल के अंदर में फर्जी वोटरों के माध्यम से ममता बनर्जी इतने सालों से सत्ता पा रही है, ये कहना है शुवेंदु अधिकारी का। और उन्होंने ये तक कह दिया कि बंगाल के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो यहां 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के नाम काटे जा सकते हैं, क्योंकि बंगाल की पॉपुलेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली टू बिहार। बिहार के अंदर में 69 लाख लोगों का नाम काटा गया है दोस्तों, जिनके पास एक से ज्यादा अधिक वोटर कार्ड थे, जिन्होंने परमानेंटली पलायन कर लिया बिहार से और दूसरे राज्य के सिटीजन्स बन चुके हैं, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया दोस्तों बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है भारत के अंदर में, और 20 साल हो गए। और बंगाल के अंदर में डेमोग्राफी को लेके जो प्रॉब्लम है वो भारत के अंदर में मुझे नहीं लगता है इतना किसी और राज्य के अंदर में है। जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस के वेस्ट बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। पूरे भारत के अंदर में जितने भी अवैध बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, इन सब के पास में वोटर कार्ड, आधार कार्ड सबसे ज्यादा अगर कहीं के मिल रहे हैं तो वो वेस्ट बंगाल के हैं। कुछ मिल रहे हैं असम के, कुछ मिल रहे हैं बिहार के, लेकिन अधिकतर जो मिल रहे हैं वो है वेस्ट बंगाल के। मैं वो बाइट आपको ममता बनर्जी की सुना देता, लेकिन वो बंगाली में बात कर रही है, इसलिए हो सकता है व्यूअर्स को ज्यादा समझ में ना आए। लेकिन उन्होंने यही बात कही जो मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए क्या उन्होंने कहा। उन्होंने दोस्तों सिंपली कह दिया कि वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन कमीशन ये जो कर रही है एसआईआर की प्रक्रिया करने की प्लानिंग, वो बीजेपी के कहने पे कर रही है। और मैं उन लोगों से ये कह देना चाहता हूं, आग के साथ में मत खेलिए। तो बीजेपी एक्यूज कर रही है, क्या कोई इंसाइटमेंट करने की ये पॉलिटिक्स कर रही है ममता बनर्जी? क्या धमकी दे रही है कि बंगाल को जला देंगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी उनको क्लीन चिट मिल गई है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा ये पूरे भारत के अंदर में एक ही साथ में होगा एसआईआर की प्रक्रिया, क्योंकि हर एक अलग अलग राज्यों में एक एक करके करेंगे तो कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन करेगा। और मुझे यह समझ में नहीं आता कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को क्या दिक्कत है अगर वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण हो रही है। बिहार के अंदर में अभी तक एक व्यक्ति भी नहीं गया किसी के पास में अपोज करते हुए कि मेरा नाम जबरदस्ती काटा गया, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे। अभी आपको बता दूं कि बंगाल के अंदर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं दोस्तों जहां पे 9 गुना बढ़ गए हैं आवेदन, जो वोटर लिस्ट के आवेदन होता है ना नए वोटर लिस्ट के, उसके 9 टाइम्स। और ममता बनर्जी जब आई थी सत्ता में तब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें डिंगे हाकी थी कि हम बांग्लादेशियों का विरोध करते हैं, बांग्लादेशियों को पोस्टरों दे रही है यहाँ पे सीपीआईएम पार्टी, बांग्लादेशियों का विरोध करके वो आई थी सत्ता में। और जब उनकी सत्ता आई तब बांग्लादेशियों का जो इन्फ्लक्स था वेस्ट बंगाल बॉर्डर के अंदर में वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ चुका। इसका जवाब ममता बनर्जी नहीं दे रही है। और फिर वेस्ट बंगाल के अंदर में दोस्तों एक बहुत ही शर्मनाक फिर से घटना घटी है, जिसको लेके अब पूरे बंगाल के अंदर में लोग विरोध प्रदर्शन करने फिर निकलेंगे। आपको याद हो तो आरजीकर हॉस्पिटल वाला मामला याद है, जहां पे एक डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के साथ में जो दुष्कर्म हुए थे, उसमें सिर्फ एक ही आरोपी को पकड़ा गया, बाकी सब को क्यों नहीं पकड़ा गया? ये वहां के लोग बता रहे हैं कि उनके भी पॉलिटिकल सांठगांठ थे और वो हाईली इन्फ्लुएंशियल थे, इसीलिए उनको नहीं पकड़ा गया। ये लोग कह रहे हैं और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं। अब आपको बता दूं कि उसी तरीके से दुर्गापुर के अंदर में दोस्तों एक छात्रा थी, सेकेंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट, जिनके साथ में दुष्कर्म किया गया। रात को 8 से 9 बज रहे थे
उस दरमियान उसकी लड़की का दोस्त ने कहा कि चलो कुछ खा के आते हैं बाहर से स्नैक्स। तो स्नैक्स खाने के बहाने वो बाहर आई। फिर उसके ही कुछ क्लासमेट्स थे और लोग थे जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ में इस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया। और ये लड़की उड़ीसा से बिलोंग करती थी। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी जी, उन्होंने भी एक्स प्लेटफॉर्म पे लिख के ये दुख जाहिर किया और ममता बनर्जी को कहा कि आपके राज्य के अंदर में इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ उड़ीसा की एक लड़की के साथ में, तो प्लीज एंश्योर द स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दोस कल्प्रिट्स। जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, जितने भी दुष्कर्म किए हुए लोग, एक भी बचना नहीं चाहिए। और इसको लेके ऑलरेडी लोग सड़कों पे उतरना शुरू हो चुके हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब कॉलेज की स्टूडेंट के साथ में हुआ तो मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से जितने भी छात्र हैं वो लोग सब प्रोटेस्ट करेंगे और उनके साथ में पॉलिटिकल पार्टियां भी आएंगी, वहां के लोग भी निकलेंगे। आप देखिएगा, ये स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की वेस्ट बंगाल के अंदर में। आपको बताऊं, जिसने ये दुष्कर्म किया उसका नाम आ रहा है वासिफ अली और उनके दोस्त तो ने मिलकर ये कांड किया है। अब जहां भी हम देखते हैं कि संदेश खाली के अंदर में टीएमसी का वो नेता जिस तरीके से हिंदू महिला और माताओं को धमका के बंदूक की नली रख के उनको धमकी देते थे कि तुम्हारे पति को देख लेंगे, तुम्हारी बेटे को देख लेंगे, तुम्हारा पूरा परिवार उजाड़ देंगे, आ जाना आज रात को, ऐसे बोलते थे। और संदेश खाली के अंदर में दुष्कर्म कई सालों से चलता रहा। जब वहां की महिलाओं ने कहा कि बस अब हमें विद्रोह करना है, तो उन्होंने पब्लिकली कहा, ये मीडिया में आके उनकी आवाजें दबाई जाती थी। मुर्शिदाबाद के अंदर में किस तरीके से हिंदुओं के घर को चिन्हित करके दोस्तों वहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया, उनके घर लूटे गए, उनके घर जलाए गए। और वहां के जो नेता है मेयर फिरहाद हाकिम, बेशर्मी की हद देखिए, वो कह रहे हैं मीडिया के सामने आके कि क्या हुआ, पलायन हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, राज्य छोड़ के तो नहीं वो पलायन कर रहे हैं। सोचिए, ये वो बंदा बोल रहा है जिसको हिंदुओं के जो श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा होती है बंगाल के अंदर में, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ममता बनर्जी ने उनको हेड बनाया था एक बार, जिसको लेके बहुत बवाल मचा था। तब इन्होंने सेक्युलरिज्म का चूरन चटवाया था सबको कि सेक्युलर हमारा है देश, ऐसे होना चाहिए। अभी 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता है दोस्तों, बंगाल के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता वही है, उन्होंने एक ऐसी बयान दिया जो कि आजादी से लेके अब तक किसी ने नहीं दिया। वो तो आरएसएस के नहीं है, वो तो बीजेपी के नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मुस्लिम ऑलमोस्ट 70% टच कर चुकी है और आने वाले 1-2-3 साल में या कुछ सालों के बाद में ये जब पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में ये लोग बांग्लादेश से मिलने की मांग उठाएंगे। कितना अलार्मिंग सिचुएशन है, आप समझिए। इस इन्फ्लक्स को रोकने नहीं दे रही है ममता बनर्जी जी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट 2016 से उनसे मांग कर रही है कि जो बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर है वहां पे हमें 500 किलोमीटर का एक एरिया है दोस्तों, जहां पे नाली कैनाल नदियां हैं, वहां पे फेंसिंग करने के लिए हमें जगह दीजिए, क्योंकि इन्फ्लक्स जो भी बांग्लादेशी अवैध घुसते हैं वहीं से घुस रहे हैं, तो उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, उनको नहीं दी जा रही है जमीन। तो बीजेपी ये एक्यूजेशन लगा रही है ममता बनर्जी पे। बंगाल की पुलिस के तो क्या ही कहने, सोशल मीडिया में कोई कमेंट करता है लॉजिकली विथ प्रूफ, सोशल मीडिया में कोई ममता बनर्जी की टिप्पणी भी कर देना तो भाई उनको नोटिस पहुंच जाती है कि आप प्लीज रिमूव कर दीजिए अपनी पोस्ट। इसीलिए लोग और ज्यादा बंगाल पुलिस को टारगेट करती है कि कोई एक्शन नहीं होता वहां पे कल्प्रिट्स के खिलाफ में। मुर्शिदाबाद दंगों में कितने लोग पकड़े गए किसी को नहीं पता। 25,000 जो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, 25,000 लोगों की जिंदगी बर्बाद की। इनके पार्थो चटर्जी याद है ना, जो जेल गए थे, जिनकी गर्लफ्रेंड के पास में भी पैसे मिले थे, जिनकी दोस्त के पास में भी पैसे मिले थे, करोड़ों रुपए। तो ये रिक्रूटमेंट के नाम पे स्कैम करते थे। अभी भी भाई साहब के ऊपर में केसेस ही चल रहे हैं, इट्स ऑन। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन ममता बनर्जी का। महामाटी मानुष के नाम से ये आई थी, हवाई चप्पल पहन के घूमती है मैडम, लेकिन आज की डेट में बंगाल के अंदर में जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी तो है वेस्ट बंगाल के अंदर में।
और ये आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ये वो समझ चुकी है। इसका मैथ समझिए आप, क्यों वो घबराई हुई है, सिंपल मैथ है। पिछले चुनाव में बीजेपी 2,29,00,000 वोट तक पहुंच चुकी थी। जो बीजेपी को वोट मिले थे वो थे 2,29,00,000। ममता बनर्जी की टीएमसी को मिले थे 2,89,00,000, तो डिफरेंस था 60 लाख। बीजेपी को 77 सीट्स मिले थे और ममता बनर्जी को 200 प्लस मिले थे, तो ममता बनर्जी की सरकार बन चुकी थी। अब क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, बिहार के अंदर में 69 लाख नाम काटे गए, तो ममता बनर्जी को यही डर सता रहा है कि मेरे वोट बैंकों का नाम कट जाएगा, मेरे वोट बैंकों का नाम कट जाएगा जिनको मैंने जमाई बना के इतने सालों से पाला पोसा। क्योंकि ममता बनर्जी तो खुद कहती है जो गाय लात मारती है, मतलब जो गाय दूध देती है उसकी लात भी खानी पड़ेगी। और आज की डेट में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की सिचुएशन पूरे भारत में कितनी अलार्मिंग मोड में है, इस बात का एग्जाम्पल अमित शाह जी ने कल दिया। अमित शाह जी ने पहली बार 38 मिनट दैनिक जागरण के मंच से दोस्तों उन्होंने बात रखी अपनी। 38 मिनट तक इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है भारत के अंदर में, जो मुसलमानों की आबादी जो बढ़ रही है, आर्टिफिशियली बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जो इन्फ्लक्स हो रहा है, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए घुसने की कोशिश करते हैं और घुसते भी है भारत के अंदर में, किस तरीके से हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रही है, पॉपुलेशन जिहाद है एक तरीके से, उस पर बात उन्होंने की है और उनका सोल्यूशन भी हंसते हंसते दिया है। जिसको समझ में आ जाए वो समझ ले, वो सुनवाऊंगा मैं आपको। उन्होंने कहा दोस्तों कि 1951 में हिंदुओं की आबादी पूरे भारत के अंदर में 84% थी, 84%, और मुस्लिमों की जनसंख्या थी 9.8%। 1971 में उसी साल 20 साल बाद जहां पे पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया दोस्तों, जो कि आज बांग्लादेश है, क्योंकि जो 1971 का वॉर हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि भारत के अंदर में बहुत सारे बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, असम के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में। इंदिरा गांधी परेशान हो गई, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि भारत की ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इतना इन्फ्लक्स झेल सके, भारत के रिसोर्स बड़े लिमिटेड है, और हमने मुल्क बनवा के इन लोगों को क्यों दिया? फिर अगर इन लोगों को फिर से यही आना है तो जमीन लेके आते हैं। तो इसीलिए हमने वो वॉर हुआ 1971 का, जिसके बाद में एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बना। तो फिर 1991 में हिंदुओं की आबादी देखिए घट के 81% हो गई, मुसलमानों की 12%। 2011 में लास्ट हुआ था जब सेंसस, तब 79% हिंदुओं की आबादी थी और मुसलमानों की 14.2। हिंदू का शेयर जो था वो घट के 4.5%, मतलब 4.5% घट गया, जबकि मुस्लिमों का ऑलमोस्ट 24.5%, 24.6% बढ़ा ग्राफ। तो ये कैसे हुआ? ये नेचुरली नहीं हुआ कि बच्चे पैदा किए, नहीं, ये हुआ है आर्टिफिशियली इन्फ्लक्स करके। मुर्शिदाबाद के अंदर में 70% से ज्यादा भाई मुस्लिम पॉपुलेशन है, 70% से ज्यादा हिंदू माइनॉरिटी में है। मालदा का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। तो यही सब हो रहा है बंगाल के अंदर में, यही हाल हो रहा है। और अमित शाह जी ने तो एकदम भाई जबरदस्त तरीके से लताड़ा है। अमित शाह जी ने कह दिया कि देखिए गुजरात राजस्थान भी सीमावर्ती राज्य है, लेकिन घुसपैठ का केंद्र बंगाल है। उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर में किस तरीके से नदी नाला, वहां पे जंगल का एरिया है, और जिसके लिए हम फेंसिंग के लिए मांग उठा रहे हैं, ममता बनर्जी हमें जगह नहीं दे रही है। और बंगाल के अंदर में आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है, एक भी पुलिस कंप्लेन नहीं हुई है कि अवैध एक बांग्लादेशी घुसा गया, एक भी। इससे साफ पता चलता है कि पूरी साठ गांठ है, मिली भगत है, जो वोटर कार्ड बनाते हैं उनका भी, जो आधार कार्ड बनाते हैं उनका भी, और जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं उनका भी। हमने कई वीडियोस इसको लेके बनाई है दोस्तों, जहां पे अवैध आधार कार्ड वोटर कार्ड वाले पकड़े गए हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एमपी एमएलए के ऊपर में किस तरीके से हमला किया गया हमने देखा, जलपाईगुड़ी के अंदर में, मैंने वीडियो भी बनाया था।
ममता बनर्जी उनसे मिलने जाती है और मिलने के बाद में एक छोटा सा बयान देती है कि ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, खून बहा है उनका, मैं बस मिलने आई थी, एक कर्टेसी मीटिंग। क्यों? क्योंकि बहुत ही थू थू हो रही थी उनको पॉलिटिकली, और बंगाल के लोग भी देख रहे थे कि टीएमसी के गुंडों ने हद पार कर दी है। और यही बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, एक बार हमारी सरकार बनने दो, जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं की आज तक मौत हुई है ना, एक एक चुन चुन के बदला लेंगे, फिर वो चाहे जमीन के अंदर 100 फीट भी घुस जाएंगे तो उनको निकाल के हम सजा देंगे, उल्टा टांग देंगे। ये अमित शाह जी के बोल है। आप अमित शाह जी ने एक हंसते हंसते सॉल्यूशन दिया है, और आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, जब अमित शाह जी ने भारत के मंच पे इतनी बड़ी बातें 38 मिनट तक इसी बारे में वो बात करते रहे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने का संदेश दिया है, तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ी तरीके से इन्होंने जबरदस्त सॉल्यूशन बना के भी रखा है, और इनको इंगित किया कि किस तरीके से हमारा प्लान, हम एक्शन लेने के मोड में है। देखिए, एक 18 साल का बच्चा हरियाणा का मेरे घर पर आया समय लेकर, और बाहर आकर खड़ा ही रह गया, गेट क्रॉस कर आया। मैंने उसको टाइम दिया, मैंने बोला यार काहे परेशान करते हो, कि भाई साहब आप क्यों जवाब नहीं दे पाते हो? मैं कुछ सवाल ठीक नहीं है इसलिए जवाब देना चाहता। तो बच्चे का है, मेरे साथ मत जोड़ना। उसने कहा साहब आप सबको कहो कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको देश में प्रवेश कर देंगे। तो उसने, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, सबको जो कि नहीं, वो भूमि लेकर आए ना, भूमि जो ले गए वो भूमि के साथ सारे के सारे यहां आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बड़ा सरल रास्ता उसने सुझा है। मैंने बेचारे को चाय नाश्ते कर कर भेजा, मेरे को देश ऐसे नहीं चलता है भाई, कि नहीं वो अकेले ना आए, बस जो भूमि हमारी चली गई वो भूमि के साथ सारे आ जाए, हम स्वागत कर देते हैं इनका। बड़ा सरल तरीका बताया, मगर मैं भी जानता हूं ये संभव नहीं है, जब होगा तब होगा। परंतु अभी शरणार्थी और घुसपैठिया, अभी शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। सुना दोस्तों, ये जो कहानी बताई है ना, ये कहानी के माध्यम से एक इशारा था, और बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही थी, बंगाल के अंदर में ये बात कही थी, बिहार के विधानसभा चुनाव की रैली कर रहे थे उस वक्त में भी उन्होंने यही बात की थी। मुझे लगता है दोस्तों कि एक बार ये प्रक्रिया खत्म हो जाए, दिवाली, हमारे जो त्योहार है अभी, दिवाली, भाई दूज, ये सब खत्म हो जाए, नवंबर की फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में बंगाल के अंदर में एसआईआर शुरू हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, 15 नवंबर के पहले हो जाएगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूं अभी से कि 15 नवंबर तक शुरू हो जाएगी एसआईआर की प्रक्रिया। फिर ये जो अवैध बांग्लादेशियों के लिए सिस्टमेटिकली प्लान बना है ना, ये पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया होगा, एक साथ में गांव गांव से शुरू होगा ये मुहिम, जिसमें मुझे लगता है कि लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे एज वॉलंटियर्स। और ये बिना लोगों की मदद के, सपोर्ट के नहीं हो सकता। हर बड़ी सिटी के अंदर में चले जाइए, एक गेटो बना के ये लोग रह रहे हैं। इनके हैंडलर्स कौन है? इनको 5-5 हजार रुपए लेके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, इनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाते हैं, फिर इनसे और 20,000 30,000 रुपए लेके इनको दूसरे राज्यों में जाके कहां पे बसना है, ये सब सिखाया जाता है। तो अब वेस्ट बंगाल मिशन जो है, अब अमित शाह खुद हैंडल कर रहे हैं भाई, अमित शाह जी खुद हैंडल कर रहे हैं, और उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया है। अमित शाह जी खुद बंगाल के अंदर में रहेंगे भाई, वहां पे उनके लिए एक घर भी ढूंढने की तैयारी में है। बीजेपी प्रेसिडेंट लोग खोज रहे हैं राजारहाट एरिया में, ताकि एयरपोर्ट के पास में है, और वहीं पे रहेंगे अमित शाह जी हफ्तों तक। मीटिंग ये सारी वहीं पे करेंगे, फिर बंगाल के अंदर में पूरे चुनाव की प्रक्रिया को वही देखेंगे। तो इट्स ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर में ये टिप्पणी कर रही थी, तब मीर जाफर बोल दिया था अमित शाह जी को। मीर जाफर वही बंदा था दोस्तों, सेकेंड इन कमांड था अपने राजा का। ठीक है, उसने अपने राजा की पीठ पे छुरा भोंका था अंग्रेजों का साथ देके, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यही इंगित करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी
कि मोदी जी को थोड़ा बच के रहने की जरूरत है अमित शाह से। नाम लेके डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली यही बोलना चाहती है। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी पहली बात तो अमित शाह को जानती नहीं है कि अमित शाह कौन से व्यक्ति है, क्या व्यक्ति है वो। अमित शाह एक ऐसे कार्यकर्ता रहे ना जो पोस्टर से लेके भाई अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वो खाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, भाजपा का झंडा लेके भारत के हर राज्य में जब भी बीजेपी की कोई भी क्राइसिस आती है ना तो संकट मोचक बन के अमित शाह जी खड़े होते हैं। मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं और वो मेरे राज्य के होम मिनिस्टर भी थे। उनके ऊपर बहुत प्रताड़ित करने की कोशिश की कांग्रेस ने, फिर भी अमित शाह का कुछ उखाड़ नहीं पाए और उखाड़ भी नहीं पाएंगे। अमित शाह वो व्यक्ति है जिन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया। अमित शाह वो व्यक्ति है आफ्टर बीइंग होम मिनिस्टर जिन्होंने पीएफआई का नाम और निशान मिटा दिया। पूरे भारत के अंदर में पीएफआई का इतना बड़ा नेटवर्क था कि भारत के अंदर में सबसे बड़े फलते फूलते आतंकी संगठन के श्रेणी में आता था, उसको वाइप आउट कर दिया। अमित शाह वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत को नक्सल मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। 31 मार्च 2026 जो डेट दिया ना उन्होंने, वो तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया अमित शाह जी ने। दिसंबर 2025 आते आते जितने भी भारत के अंदर में नक्सल है ये सब के सब स्वाहा हो जाएंगे। नक्सल मुक्त भारत दिसंबर के अंदर में ही हो जाना है, क्योंकि जिस स्पीड से काम हो रहा है आए दिन एवरीडे बेसिस पे नक्सलियों को ठोका जा रहा है। नक्सलियों ने चिट्ठी लिख के बोली हम सरेंडर करने को तैयार है, हमारी कुछ मांगे हैं, प्लीज आप सुनिए। अमित शाह जी बोला बहुत देरी हो चुकी है, हमारे जितने भी जवानों के ऊपर में गांव के आदिवासी लोगों को तुम लोगों ने इतने सालों से जान ली है ना। ये जो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने बनाया है नक्सलियों को, इनकी फंडिंग से लेके इनके पास लेटेस्ट हथियार आते थे, इनको एक आइडियोलॉजी होती है दोस्तों, ये सब प्रोवाइड किया जाता था, मटेरियल दिया जाता था। और नक्सली मारे जाने पे भारत के अंदर में कोर्ट के अंदर में इनके लिए वकील भी खड़े हो जाते थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का टोला खड़ा हो जाता था। अब कहीं नहीं दिख रहे ये लोग, सब रो तो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले डी राजा जो लेफ्ट पार्टी के वो भी रो रहे थे कि प्लीज नक्सलियों को माफ कर दीजिए, उनकी मांगे तो सुन लीजिए, लेकिन अमित शाह जी नहीं सुन रहे। तो ये है व्यक्ति अमित शाह जी, देश के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। और नरेंद्र मोदी जी इस वक्त में व्यस्त है, पूरे वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिक्स अभी चल रही है भाई वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे है। आप सोचिए हासिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है, तालिबान वाला भारत आके मीटिंग कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स कहां से कहां करवट कभी किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। जबकि अभी होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी मैटर देख रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अवैध बांग्लादेशी जो घुस रहे हैं ना वो क्यों घुस रहे हैं। उन्होंने सीधा ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अप्रोच बताया पब्लिक को, और पब्लिक को पता भी है। तो ये 2026 के जो आने वाले विधानसभा के चुनाव होने हैं ना, ममता बनर्जी को छोड़ेंगे नहीं। और ये जो लड़की के साथ में दुष्कर्म हुए ना दुर्गापुर में, इसको लेके पूरे बंगाल के अंदर में फिर से लोग विरोध प्रदर्शन करने निकलेंगे, आप देखिएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग कवर करते रहेंगे, कुछ भी नई लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है वेस्ट बंगाल से तो वो भी कवर करेंगे दोस्तों। मेरा अगला जो वीडियो आने वाला है वो भी यूपी और बिहार को लेके है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड प्लीज कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।